इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इकोनॉमिक्स बेसिक्स में हम सीखने वाले एक टर्म सुनते हैं हमेशा, इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है क्या। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं बुनियादी सुविधा या आधारभूत संरचना, जो किसी देश का बेस होता है। किसी देश की जो डेवलपमेंट होती है इस पे डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और बता दें, किसी देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो वह कंट्री डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ जाता है। हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ना सिर्फ देश की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, बल्कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। और आप आए दिन में इस शब्द को सुनते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली चलिए आपको पहले बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छा रोड हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा एयरपोर्ट हो, इस तरह का जो है अच्छे पुल हो, अच्छे ब्रिज हो, अच्छे पार्क हो, ये सभी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कहते भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट, हम ऐसे तो 5 इसका पिलर बताएंगे आपको। एक है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, और एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। हम इसमें बताएंगे आपको। सोशल में मुख्य रूप से 2 आता है, एक है हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। मतलब देश में अच्छी हॉस्पिटल और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था को होना ज़रूरी है यदि हम देश का विकास, यदि देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, देश का इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं, मेरा मानना है कि अगर देश की सरकार अगर ये मानती है कि अच्छा स्कूल कॉलेज हो तो देश सुधर सकता है, तो हमारे यहाँ सरकार की काफ़ी पैसे खर्च होती है। ये भी देखिए, जो हम IIM इसलिए दिखाए हैं कि IIM से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उसको लगभग रोज़गार मिल जाता है, उसकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छा व्यवस्था यहाँ पर है। तो उसी तरीके से अगर सरकार को लगता है कि IIM IIT से एम्स से पढ़ के बच्चे निकल कर अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों न जितने सारे हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसकी व्यवस्था इसी आधार पे की जाए। अगर देश का, मेरा भी मान, देश का अगर हेल्थ और एजुकेशन सही हो तभी देश का इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकते हैं, तभी देश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। यहाँ जो लोग हमारे के यहाँ जो तैयार होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, और ये हमारे जो हाथ में है इसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। हम हैं ह्यूमन कैपिटल, हम प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, हम ह्यूमन कैपिटल है। ये जो बोर्ड पर पढ़ रहे इसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। तो यदि ह्यूमन कैपिटल का विकास हो तो देश में फिजिकल कैपिटल का विकास होगा। समझ गए? तो हमारा इसलिए मैंने दिया। देखिए, बेसिकली चलिए पहले बता दूं आपको, ऐसे मैं बता दिया हूं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए 2 प्रकार का है। एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन आता है, और दूसरा है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसमें आपका आता है, ये देखिए, इसमें हेल्थ और एजुकेशन, इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी। तो टोटल मिला के 5 हो गया। पहला हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा हो गया ट्रांसपोर्ट, चौथा कम्युनिकेशन और 5वां एनर्जी। अगर ये 5 चीज़ किसी देश में विकसित है ना, तो वह डेवलप कंट्री कहलाएगा। और जहाँ ये डेवलपिंग हो रहा है, जैसे इंडिया में भी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी का विकास हो रहा है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आएगा। बट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, India was known as a stagnant economy. India was known as underdeveloped economy because I had infrastructure that was not developed. अब देखिए, होता है क्या कि ये जो 5 पिलर है ना, ये 5 में से अगर एक है ही नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनडेवलप। एक होता है अनडेवलप, एक होता है अंडर डेवलप। अगर 5 जो बताएं, 5 में से 1-2 नहीं है तो उसको बोलेंगे अनडेवलप। और 5 में से 5 है लेकिन डेवलपिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे डेवलपिंग नेशन। और ये मेरा मानना है, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है डेवलपिंग का, लेकिन इस तरीके से आप तरीके बताते हैं तो लगता है कि ना सही आप बात कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं।
ऐसे में बताया, एक थोड़ा सा एक ग्राफ है, आपसे समझिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो अच्छी रोड हो, अच्छी एयरपोर्ट हो, अच्छे पोर्ट हो, अच्छी रेलवे हो, अच्छी बिजली व्यवस्था हो, अच्छे हमारे यहाँ यूटिलिटी हो, टेलीफोन की सुविधा हो, चापाकल की सुविधा हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे कॉलेजेज हो, अच्छे विश्वविद्यालय हो, है ना, हमारे के यहाँ अच्छे पार्क हो। इस तरह से दिखाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये सारे चीज़ें किसी देश में अगर विकसित किया जाए, या जैसे देखें ही अभी आप देख रहे हैं पटना में, देखिए कि जब से हमारे नीतीश जी आए हैं एक मुख्यमंत्री बनकर, तो अच्छे पार्क बन रहे हैं, अच्छे रोड बन रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज, लेकिन ये पटना में ज़्यादातर बन रहे हैं। अगर इसी तरह का विकास हर ज़िला में होता तो शायद ज़्यादा इंक्लूसिव होता। ऐसे तो हमारा नहीं है, हम जो कुछ लोग बोलते भी हैं कि इस तरह का अगर जो जितना विकास हमारे पटना में हुआ है, इसी तरह का विकास अगर हर जिला के स्तर पर होता, हर जिला स्तर पर, हर ग्रामीण स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, जो हमारे स्कूल है, कॉलेज हैं, जिसका बिल्डिंग पुराना हो गया उसका भी इस तरह रिहैबिलिटेशन होता, अगर पुनरुत्थान होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब सरकार का अलग अलग मतलब होती है, उसकी भी अपनी कुछ मंशा होती है। तो और डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे हमारे का स्कूल कॉलेज में सुधार आ रही है, अच्छी सी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है। आगे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आजकल इसका विकास हर शहर में देखने को मिल रहा है, खासकर बड़े शहर में। पटना में भी देखिए ये मेट्रो। अब देखिए मेट्रो का विकास से मतलब है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। मेट्रो का विकास यदि हो रहा है तो हमारे यहाँ हजारों लोग को काम लगातार 3 साल 4 सालों तक मिलेगा। मेट्रो बनने के बाद भी काम मिलेगा, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग हों, इसे काम करने वाले अधिकारी लोग होंगे। इस तरह से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है। किसी भी देश में, जैसे मान लिया कि अब हम जिसका एग्जाम, अगर अच्छे रोड बनते हैं तो देख रहे हैं रोड बन रहे हैं, तो जितने लेबर माइग्रेट हो रहे थे बिहार से, अब इसका संख्या कमी है। बल्कि बिहार में दूसरे राज्य से, जैसे उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, नेपाल से काम करने के लिए आ रहे हैं, तो अच्छी पहल है। हमारे बिहार में एयरपोर्ट का भी ज़बरदस्त विकास हो रहा है। पहले पूरे बिहार में पटना एयरपोर्ट ही चालू था, अब दरभंगा चालू हो गया, पूर्णिया चालू होने वाला है, और बिहटा में एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, राजगीर में एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। तो वहाँ आपका एयरपोर्ट के विकास होने से रोजगार की संभावनाएँ बदल रही है, और वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रही है, वहाँ के रहने वाले लोगों की इनकम भी आपकी बढ़ रही है ना। अब जैसे किसान है, तो किसान जो है वहाँ से निकल के आ रहे हैं, इस सेक्टर में से कुछ इनकम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, छुपी बेरोजगारी जिसे कहते हैं। हम आगे पढ़ाएंगे आपको ये सारी बातें। अब देखिए पोर्ट का भी विकास पोर्ट का विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पानी वाला जहाज भी सैर सपाटा के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश स्तर पर पोर्ट का ही विकास, बंदरगाह का भी विकास हमारे यहाँ हो रहा है। रेलवे में मैंने बताया मुख्य रूप से भी रेलवे का विकास हो रहा है। बिजली का व्यवस्था भी हुआ, पहले जो है कहीं कहीं बिजली होता था, अब हर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देखने को मिलता है, तो वहाँ रहने वाले लोगों को काम मिल रहा है। बिजली की दुकान खुली, स्विच बोर्ड अच्छा ज़्यादा बिक रहे हैं। तो इस तरह से रोजगार की संभावनाएँ भी बढ़ती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एजुकेशन में भी हमारे क्या काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। बहुत सारे नए नए विश्वविद्यालय, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य संस्था जो IIM के तहत, अहमदाबाद के तहत तर्ज पर खोली गई, NIT फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के बहुत सारे विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहार में और दूसरे राज्यों में भी खोले गए। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले गए, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार जो कि पहले पटना में साहब गया में शिफ्ट हो गया, IIM वगैरह की व्यवस्था की गई है। इस तरीके के विकास से हमारे के रोज़गार के अवसर बढ़ी है, और साथ ही साथ वहाँ के बगल में जो लोग रहते हैं उसकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आती है। क्लियर है, हम आगे आपको बताएंगे। अब देखिए इस तरह के ये बेसिकली जो पिक्चर है एम्स का है, किसी एम्स हॉस्पिटल का है। देख रहे हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए इतना सुंदर नहीं होगा, तो यदि एम्स में अच्छा इलाज हो सकता है तो ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर हर जिला में जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ भी, भले हॉस्पिटल छोटा हो, वहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था की जाए ताकि इलाज सही से हो। पैसा सरकार की खर्च होती है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, और आने वाले कल में जिस तरीके से सरकार का ध्यान जा रहा है वहाँ भी सुधार होने की संभावना है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या है कि अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उस देश में एग्रीकल्चर का विकास होता है,
वहाँ जो उत्पादित वस्तुएं होती है उसकी मार्केटिंग अच्छा से लोग कर पाते हैं, उसका सही मूल्य मिल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आउटसोर्सिंग, मतलब बाहर से भी हमारे यहाँ सोर्सेज आते हैं, जिससे हमारी क्षमता हमारी बढ़ती है, यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, जैसे जब किसी देश का सिर्फ रियल जीडीपी बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जब हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंज होता है, सोशल सिस्टम में भी चेंज होता है, और इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक चेंज भी होता है। तो बेसिकली हमारा ग्रोथ के साथ अगर चेंजेज होती है तो उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। और किसी भी देश में, खासकर बिहार जैसे राज्य की बात करें जो कि एक प्रोविंस के रूप में जाना जाता है, वहाँ भी हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त विकास हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होने से। साथ ही साथ हमारे यहाँ इकोनॉमिक ऑपरेशन बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे रोज़गार की संभावनाएं बढ़ती है, नए नए बाज़ार का विकास होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, है कि नहीं, हर क्षेत्र। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बनता है। और जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट, खासकर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रोफेसर केन्स जो 1929 के बाद फेमस हुए थे, वो पुरजोर इम्फेसिस करते हैं कि देश की सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे भारी मात्रा में पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और हमारे अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बना भी रहेगा। एग्रीगेट डिमांड बने रहने का, मैंने चूँकि इसलिए मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा हूँ क्योंकि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें जो उसका कारण बताया गया था, एग्रीगेट डिमांड का कम होने के कारण ऐसा हुआ था। और अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और उसको खर्च करना होगा प्रोडक्टिव कामों पे, और वह है सबसे बड़ी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रोड हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छे डैम हो। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाने का आप लोग को प्रयास किया है। आई थिंक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, और अगर आगे इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ना है तो हम आपको रात में 9 से 11 तमिलनाडु बोर्ड के तर्ज पे पढ़ाते हैं, जो कि यूपीएससी विद्यार्थी के लिए, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले के लिए, या जो एकेडमिक कोर्स भी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। धन्यवाद।